हाँ जी, सीए फाइनल के सभी स्टूडेंट कैसे हो आप सब। वो सभी स्टूडेंट जिनका अटेम्प्ट है नवंबर 2024 में या फिर मई 2025 में, जो आईबीएस की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एसपीओएम का एग्जाम या तो दे चुके होंगे। नवंबर में तो वैसे देने की जरूरत नहीं है, या देने वाले जिनका मई में भी अटेम्प्ट है या दे चुके होंगे या तैयारी कर रहे होंगे। ये जो मैं क्लासेस आज मैं लेने जा रहा हूं, ये हैं आपके आईबीएस की केस स्टडीज। आईबीएस के अंदर अगर आप सी इंस्टीट्यूट का वेबसाइट देखोगे तो वहां पे आपको अराउंड 53 के करीब केस स्टडीज मिलेंगी, प्लस 4-5 और एडिशनल उन्होंने अपने जर्नल वगैरह के अंदर दी गई हैं। तो टोटल मिला के अराउंड अप्रोक्सीमेटली 60 के करीब केस स्टडीज हमारे पास हैं। देखो जी, क्योंकि अभी ये मुश्किल से दूसरा ही एग्जाम होगा आईबीएस का, और लॉ जो है उसमें एक अच्छी खासी वेटेज अलोंग विद द ऑडिट रखता है। तो इन क्लासेस का पर्पस आपको लॉ प्लस ऑडिट के जितने क्वेश्चंस हैं इन आईबीएस की केस स्टडीज के अंदर, वो आपसे डिस्कस करना है। और एक और बात आपको कहना चाहूंगा कि हालांकि मैं स्ट्रेटेजीज इन केस स्टडीज को करने की आपको क्लास में बताता रहूंगा बार बार इन केस स्टडीज की क्लासेस के अंदर, क्योंकि हम डेली बेसिस पे 5 या 10 इस तरीके से केस स्टडीज कवर करेंगे। अगले 4-5 दिन तक सारा खत्म कर देंगे। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में ये 5-6 दिन तक मतलब मैं डिस्कस भी करता रहूंगा। बट फिलहाल एक बात का ध्यान रखना, सबसे ज्यादा मार्क्स का आना है लॉ क्वेश्चन में, और उसके बाद आना है ऑडिट। तो इसलिए लॉ ऑडिट ये दोनों बड़े ढंग से करना। अप्रोक्सीमेटली 42 मार्क्स के तो यही दोनों आने हैं, तो इसको बड़े सीरियसली करके जाना। इसलिए जिन्होंने मेरे से कॉन्सेप्चुअल बैच ले रखा है एसपीओएम का, वो तो बस आराम से गो थ्रू करते रहेंगे, उनको कोई प्लेन वनीला लगेगा सब कुछ। जिन्होंने कॉम्पैक्ट बैच लिया है, जहां जहां प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कॉम्पैक्ट में हमने फास्ट ट्रैक में पढ़ा, तो जहां जहां दिक्कत आएगी वहां मैं केस स्टडीज के अंदर इन डेप्थ में चला जाऊंगा। अच्छा, एक और चीज मैं कहना चाह रहा था, वो ये कि इंस्टीट्यूट का जो इलेक्टिव पेपर्स के ट्रेंड रहे हैं, जो ओपन बुक के ट्रेंड रहे हैं, वो ये दिखाते हैं कि इंस्टीट्यूट नॉर्मली जो क्वेश्चन उठाता है पहले जब भी लॉन्च करता है इस तरीके के पेपर, तो पहले 3-4 अटेम्प्ट तक वो जो इंस्टीट्यूट केस स्टडी लॉन्च करता रहता है उसी में से पेपर देता है। और इसीलिए इन्हीं संभावनाओं के साथ में चलिए हम देखते हैं, और इसी बहाने हमारा एक बार रिकॉल भी होता रहेगा क्वेश्चन करते करते। अच्छा, एक और जरूरी इंफॉर्मेशन जो मैं आज ये केस स्टडीज शुरू करने से पहले आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो ये है कि फाइनल ऑडिट का रेगुलर बैच मई 25, नवंबर 25, मई 26, नवंबर 26 इन सबके बच्चों के लिए शुरू हो रहा है रेगुलर बैच। ये बैच ओपन फॉर ऑल होगा, कोई इसके चार्जेस नहीं होंगे। अब सवाल उठा कि कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि सर चार्जेस क्यों नहीं होंगे। मैंने कहा जी, बड़ी सीधी सी बात है कि मेरे लाइफ का एक उसूल रहा है, चाहे इंटर हो चाहे फाइनल हो, जो भी मेरा इंडिपेंडेंट रूप से पहला बैच होता है वो हमेशा बच्चों के लिए ओपन फॉर ऑल रहता है, परंतु लाइव ओनली बेसिस पे, यानी कि जो लाइव कर सकते हैं उनके लिए होता है। फिर वो उसे हटा दिया जाता है, उसकी रिकॉर्डिंग को ऑन द स्पॉट हटा दिया जाता है। चाहे फाइनल वाले अगर कोई सुन रहे हो, सीए फाइनल वाले, उन्हें याद होगा 2017 में एक बैच हुआ था जिसमें 2-2 हजार बच्चा लाइव आता था। उस बैच को करने के लिए कई बच्चे जो सुन रहे होंगे वो रिकॉल कर पा रहे होंगे, अगर आपके सीनियर्स हो गए होंगे। खैर, अब तो बहुत 2017 में तो वैसा ही उसी लेवल का ये बैच हो रहा है, क्योंकि ये फाइनल ऑडिट का मैं बैच शुरू कर रहा हूं। मगर मैं आपसे, क्योंकि इस तरीके के मैसेज मुझे कुछ आए कि सर फीस क्यों नहीं, तो मैंने कहा भाई मेरा तो उसूल है, बाकी आप अगर करना चाहते हो तो फिर एक काम करना, आपके आसपास कोई भी जरूरतमंद हो, उसे जितना फीस भी आप देना चाहोगे वो फीस, उसकी कॉपीज, उसकी स्टेशनरीज वगैरह पे खर्च कर देना अपनी तरफ से, कि ये आपकी फीस थी, ये आपकी गुरु दक्षिणा थी जो आपने दे दी। ये बैच बिल्कुल नॉर्मल बैच की तरह चलेगा, रेगुलर बैच होगा। मंडे टू सैटरडे क्लासेस होंगी, रात को 10 से 12 बजे तक इसका टाइम होगा। फुल फ्लेज बैच होगा, जैसे आप एक प्रॉपर क्लास करते हो, ये नहीं कि फ्री। और मैं कह रहा हूं फ्री नहीं करवा रहा, मैं आपसे गुरु दक्षिणा ले रहा हूं, क्योंकि आपसे काम करवा रहा हूं मैं, तो आपको वो काम करना है, ध्यान रखना। और फिर ये बैच 10 से 12 वाला अटेंड करना है। इनफैक्ट वो काम पहले ही कर देना, तब ये बैच करने की एलिजिबिलिटी बनाना, समझ गए। चलिए जी, तो ये बैच 1 दिसंबर से शुरू होगा। नाउ लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन, पेपर नंबर 6 आएगा। हम केस स्टडी नंबर 1 पे आते हैं। टोटल 53 हैं शायद,
कितनी है 50 है। अच्छा, और बाकी 5-6 शायद उन्होंने वैसे दे रखी हैं। ये पहला केस था भाई, केस नंबर 1। बहुत बड़े बड़े केस हैं भाई साहब। मैं जहां पे भी लॉ से रेलेवेंट आएगा ना वो आपको बताता रहूंगा पोर्शन की वहां पे क्या है। इसमें ये केस नंबर 1 में बात की गई है केबर कैब्स की। लो जी, केबर कैब्स की बात की गई है। अच्छा, अब लॉ से रिलेटेड पॉइंट कौन सा है मैं बता देता हूँ। आइएगा 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 फटाफट, बहुत बड़ी केस स्टडीज है, इसको पूरा पढ़ते पढ़ते तेल निकल जाएगा। ये देखिएगा, ये वाला पॉइंट देखिएगा। ये currently the company already has 7 directors now. With the revised strategy, the board of directors desired to increase the number of directors from 7 to 16. यानी कि 60 डायरेक्टर थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अब उसे 7 से 16 पे लेके जाना चाहते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 कितने हो सकते हैं? 15 से अगर करना चाहते हो ऊपर तो फिर क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। अच्छा, वैसे अगर 7 से 15 तक करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? सेक्शन 152 सबसेक्शन 2 ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन अपॉइंट होता है जब भी किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहते हो। बट 15 से ऊपर लेके जाना चाहते हो तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन अपॉइंट करना पड़ता है आपको। इसके लिए, किसके लिए? कि 15 से ऊपर करने के लिए। किसके लिए? कि 15 से ऊपर करना चाह रहे हो, इसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन अपॉइंट करना पास करना पड़ता है। ठीक है जी। आएगा इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे आएगा। Which statement is correct regarding the increase in the number of the director in accordance with the provisions of the Companies Act 2013? The increase in the number of director can be implemented by passing a general resolution. नहीं, the company shall pass a special resolution in the general meeting to increase the maximum number of director to 16. Yes, B is the correct answer. ठीक है, फिर कहता है कंपनी cannot increase, दोनों गलत है। लो जी, ये पहली केस स्टडी के अंदर लॉ के ऊपर आपका केवल क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, आगे आते हैं आप केस स्टडी नंबर 2 के ऊपर। बाकी सारे डिफरेंट सब्जेक्ट के हैं आपके, इनकम टैक्स के हैं, जीएसटी के हैं, कॉस्टिंग के हैं, एफएम के हैं। आएगा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, केस स्टडी नंबर 2 के ऊपर आते हैं। केस स्टडी नंबर 2, ओहो, एक तो बड़ी बड़ी केस स्टडीज हैं भाई साहब। लो जी, केस स्टडी नंबर 2, तेल ही निकल जाएगा ऐसे तो ऊपर करते करते। नहीं, चलिए मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो को ना रोक दिया करूंगा ताकि आपका और टाइम बचे, वीडियो कम हो जाए और सीधा क्वेश्चन पे ला के रोका करूंगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2, मैनेजिंग डायरेक्टर एम्प्लॉय प्रोवाइडेड अ सैलरी विद इंडियस। ठीक है, फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, लो जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। Enumerate the legal requirement for the remittance of the commission by SG India to Messrs Best Brokers and recommend the most appropriate legal position to ensure the compliance with the relevant provision of the Foreign Exchange Management Act. अब यहाँ हुआ क्या था मैं बता देता हूँ। हुआ क्या था कि बेस्ट ब्रोकर्स जो थे ये एक रियल एस्टेट के एजेंट थे जो डील करा रहे थे कमर्शियल प्रॉपर्टी की, और एसजी इंडिया जो है वो $7 लाख का रेमिटेंस जो है वो इंडिया में ट्रांसफर कर रहा था। यहाँ पर कहीं लिखा भी होगा, मैं आ जाता हूँ सीधा। $7 लाख का रेमिटेंस ये रहा। लो जी, real estate transaction. SG India hold a commercial plot in the Mumbai which it intend to sell. Mrs. Best Broker, a real estate broker with its head office in the USA, has been appointed by the SG India to find some suitable buyer for said commercial plot in Chennai, which is situated at a prime location. Best Broker identify Legacy Estate Inc. based out of the USA as a potential buyer. It is to be noted that Legacy Estate is controlled from India and hence is a person resident in India. Okay, under the applicable provisions of the Foreign Exchange Management Act. ठीक है, a deal is finalized and the Legacy Estate INC agrees to purchase the commercial plot for $7 lakh. According to the agreement, SG Limited is required to pay commission at the rate of 7%. 7 at the rate of 7 यानी कि $49,000 की कमीशन पे की जा रही है। अच्छा, अब फेमा के शेड्यूल 3 में क्यूएट के करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के शेड्यूल 3 को अगर देखो तो कितना लिखा है कि आप कितनी कमीशन पे कर सकते हो? 5% ऑफ जितना भी अमाउंट इंडिया के अंदर आ रहा है, यानी कि 5% ऑफ 7 लाख यानी कि $35,000। ठीक है जी। और लो जी, हाँ, तो आप कितना कमीशन पे कर सकते हो? $35,000 और $25,000 विच एवर इज हायर।
विचएवर इज हायर का मतलब $35,000 तक आप पे कर सकते हो, परंतु यहाँ पर आप कितना पे कर रहे हो, 7 लाख पे 7% यानी कि $49,000। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि आप $35,000 से ऊपर जा रहे हो? यस, तो आपको आरबीआई की परमिशन चाहिए। अब क्वेश्चन कहता है कि आरबीआई की परमिशन आपको $35,000 के लिए चाहिए या फिर पूरे $49,000 के लिए चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, पॉइंट अच्छा है। देखो बात बड़ी सीधी सी है कि जब आरबीआई के पास जाओगे तो उसे क्या कहोगे कि हमें $14,000 की परमिशन दे दो, हमें $14,000 की परमिशन दे दो, ये कहोगे? आप उसे पूरा ही अमाउंट बताओगे ना कि 49,000 है जो कि लिमिट से क्रॉस कर रहा है, तो हमें $49,000 रेमिट करने की परमिशन दे दो। आप एडिशनल केवल 14,000 की परमिशन तो मांगोगे नहीं। आप क्या कहोगे कि सर हम 49,000 रेमिट करना चाह रहे हैं इस ट्रांजैक्शन के अंदर, जिसको रेमिट करने की हमें परमिशन दे दो। तो ऑब्वियसली आप पूरे 49,000 के लिए जाओगे। ठीक है, अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, तो आपको बताना है यहाँ पर कि कितनी परमिशन चाहिए होगी और क्या चाहिए होगी। चलिए देखना शुरू कीजिएगा। ऑप्शंस पढ़ने शुरू करते हैं हम यहाँ पर। There is no requirement of obtaining the prior permission of the Reserve Bank of India for remittance of commission up to $25,000. गलत हो गया। There is no requirement of obtaining prior permission of the Reserve Bank of India for remittance of commission up to 35,000, ठीक है, by SD India to Messrs Best Broker, but for the balance commission, ये अब आप में से कई जो है इस पॉइंट पे अटक सकते हैं कि सर ये होना चाहिए करेक्ट, बट देखो ना, अगेन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देख के देखो। अगर शायद आप में से कईयों ने ऑफिस में भी ये पॉइंट किया हो, जब आप आरबीआई के पास जाओगे तो क्या कहोगे, $14,000 की परमिशन दे दो? नहीं, आप पूरी एप्लीकेशन 49,000 की लगाओगे। प्रैक्टिकली $49,000 की एप्लीकेशन लगा के आप कहोगे सर जी इसकी अप्रूवल दे दो। ठीक है ना, चलिए। अच्छा, पॉइंट नंबर सी, $49,000 and there is no requirement of obtaining prior permission of Reserve Bank of India for remittance of entire commission, गलत है। D, it is mandatory to obtain prior permission of Reserve Bank of India for remittance of entire commission of $49,000। लो जी, तो D is the correct answer। Which one is the correct one? The D is the correct answer। ठीक है जी। अब इस केस स्टडी नंबर 2 के अंदर भी केवल एक ही क्वेश्चन था हमारा जो कि हमारे लिए रेलेवेंट था। अब आते हैं केस स्टडी नंबर 3 के ऊपर। आइए जी, केस स्टडी नंबर 3 मैं सीधा आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ। इस वीडियो को ना यहीं रोक के सीधा प्रेजेंट कर देता हूँ आपके सामने, ताकि आपका वक्त बच जाए वीडियो का। लो जी, केस स्टडी नंबर 3, पेज नंबर 3.3 पे हम 1 2 3, ये सब नहीं है, ना लॉ के ना ऑडिट के हैं। 4th नहीं है, 5th नहीं है, 6th भी नहीं है, 7th भी नहीं है, 8th भी नहीं है, 9th, यस 9th। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइएगा। लो जी, क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करें। अकाउंटिंग एस्टिमेट एसए 540 पे आधारित क्वेश्चन है ये, और आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखिएगा, शुरू करता हूं जी, पढ़ना शुरू कीजिएगा पहले मेरे साथ। In the process of preparing the financial statement for the financial year ending on 31st of March 23, the management of the RTL has made the several accounting estimates and affirmed to the auditor that all the necessary accounting estimates have been recognized, measured and disclosed in the financial statement are in accordance with the applicable FRF। अब FRF का मतलब क्या होता है? हालांकि मैंने कुछ रिवीजन क्लासेस ली थी एसए 500 के ऊपर, जो अभी भी पढ़ी होंगी। अगर आपका एसए 500 के अंदर कोई वीकनेस है तो आप उसे देख सकते हो। एसए 540 की खैर उसमें नहीं थी, मैंने 550 तक ली थी। 500, 501, 505, 510, 550 ये सारी क्लासेस ली थी मैंने, 520 भी ली थी शायद। ये सारी क्लासेस आप देख सकते हो। अच्छा, एप्लीकेबल एफआरएफ का मतलब क्या होता है? से फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सिस बैंक इज अ लिस्टेड कंपनी, और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए एक्सिस बैंक के ऊपर कौन कौन से कानून अप्लाई होते हैं, तो आप कहोगे एक्सिस बैंक के ऊपर सेबी लगेगा, कंपनीज एक्ट लगेगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगेगा, सिक्योरिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट लगेगा, और
और उसके बाद सिकरा लगेगा, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है, ये सारे कानून लगेंगे। फिर उसमें एम्प्लॉयज काम करते होंगे तो फिर उनके ऊपर ग्रेचुटी पे करते होंगे, ग्रेचुटी एक्ट लगेगा, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट लगेगा, पेमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड एक्ट लगेगा, ये सारे एक्ट भी लगेंगे। यानी कि जब उसकी अकाउंटिंग होगी तो इन सारे चीज़ों का, और उसके अलावा आपके ऊपर एएस वगैरह भी लगेंगे, एएस, इंड एएस सब लगेंगे। यानी कि जब इसकी अकाउंटिंग होगी तो इन सब चीज़ों का कंप्लायंस करना होगा। यस, यानी कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए जितने भी आपके ऊपर कानून अप्लाई हो रहे हैं उन सब का कानूनों का पालन करके आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है, तो इसे कहा जाता है एप्लीकेबल एफआरएफ का पालन हुआ है। अब एएस 540 हम जानते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की बात करता है कि जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है तो फिर कई तरीके के प्रोविजंस इंसर्ट किए जाते हैं, लाइक प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किया जाते हैं कि नहीं। तो ये सारे क्या है, ये सब प्रोविजंस तो हैं। डेप्रिसिएशन भी क्या है, ये एक प्रोविजन ही तो है कि एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीनरी इतनी होगी, ठीक है। तो इन सब प्रोविजंस के लिए कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एस्टिमेट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। और एस्टिमेट्स के ऊपर स्टैंडर्ड लगता है कौन सा, एसए 540। तो वही बात कर रहा है, कहता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंडिंग द मैनेजमेंट आरटीएल हैज मेड सेवरल अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड अफर्म टू द ऑडिटर दैट ऑल द नेसेसरी अकाउंटिंग एस्टिमेट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड, मेजर्ड एंड डिस्क्लोज्ड एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। ओहो, यानी कि बहुत अच्छा काम किया आपने। फिलहाल हाउर इन द कोर्स ऑफ द ऑडिट ऑडिटर हैज ऑब्जर्व्ड सम चेंज सर्कमस्टेंसेस गिविंग राइज टू नीड फॉर एन अकाउंटिंग एस्टिमेट required. Enumerate some circumstances change of which would prompt the inquiry from the management of the RTL। मतलब आपको बताना है कि वो कौन कौन से सिचुएशंस हो सकती हैं जब जब आपको मैनेजमेंट से इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि बताइए अकाउंटिंग एस्टीमेट से रिलेटेड, कि बताइए जी कि अब इस चेंज सिनेरियो में आपने क्या किया है। तो यानी कि अकाउंटिंग एस्टीमेट सीधा एसए 540 के ही कंटेंट है। एसए 540 के अंदर वो कौन कौन से चेंज सिनेरियो हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज हो रखी हो, सोच के देखो ना कौन कौन से सिनेरियो आपके दिमाग में आते हैं कि कौन कौन से ऐसे सिनेरियो हैं जहां पर आपका अकाउंटिंग एस्टीमेट्स चेंज होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर चेंज हो रहा हो, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन के कोई बिजनेस प्लान वगैरह के अंदर चेंज हो रहा हो, ये सारे ऐसे सिनेरियो होंगे, ये सभी के सभी ऐसे ऐसे सिचुएशंस होंगी बड़ी सी। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि आपने 31 मार्च को कोई भी प्रोविजन नहीं बनाया था किसी लीगल लायबिलिटी का और आप कोई नई घटना घट गई, कोई नई इवेंट घट गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद, तो फिर आपको प्रोविजंस बनाने चाहिए। सब्सिक्वेंट इवेंट कोई घटना घटी है जहां पे आपके लीगल केस बड़ा सा कोई मटेरियल लीगल केस था जिसके हारने की आपकी संभावना हो गई है, तो कोई इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है, कोई भी ऐसी अगर ट्रांजैक्शन होती है तो फिर इन सब के लिए इंक्वायरी करना पड़ेगा किससे, मैनेजमेंट से। ये कहाँ बात लिखी हुई है एसए 540 के अंदर। तो वो सभी के सभी इंसिडेंट्स जब जब आप इंक्वायरी करेंगे मैनेजमेंट से, क्यों, क्योंकि कौन कौन सी कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जहां पर एंटिटी को अपने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को चेंज करना पड़ रहा है, वो सभी घटनाओं के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो आपको केस स्टडीज के अंदर फिलहाल सॉल्यूशन देखोगे तो उसके अंदर आपको ये दिख जाएगा इसका आंसर भी कि कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं फिलहाल। क्योंकि हालांकि ऑडिट के ऊपर क्वेश्चन है बट बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं कोई दिमाग यहाँ पे लगा नहीं रहा कि ऐसे 540 के अंदर ये कंटेंट आप सब कर चुके होंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब हम आते हैं केस स्टडी नंबर 3 हो गई, अब हम केस स्टडी नंबर 4 के ऊपर आते हैं। केस स्टडी नंबर 4 में लॉ पूरे तरह से समाया हुआ है, भरा पड़ा है। आइएगा केस स्टडी नंबर 4 की तरफ आते हैं। केस स्टडी नंबर 4, लो जी केस स्टडी नंबर 4, ये लो जी बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर लॉ के। लो जी क्वेश्चन नंबर 1, by what time should the Becky Bond India Limited submit the financial result for the quarter ended September 2003 to the stock exchange। अब हालांकि मुझे केस स्टडी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, बड़ी सीधी सी बात है यहाँ पे बता देता हूँ। बेकी बॉन्ड इंडिया लिमिटेड जो है वो एक लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी जो है क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करती है अपनी स्टॉक एक्सचेंज को कितने दिन के अंदर, 45 डेज के अंदर। कितने दिन, 45 डेज, एक्सेप्ट द लास्ट क्वार्टर। अच्छा, लास्ट क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्योंकि एनुअल स्टेटमेंट के साथ में फाइल होती है तो इसलिए वहां 60 डेज का टाइम होता है। बाकी अदरवाइज तीनों क्वार्टर के लिए कितना समय होता है, 45 डेज। कहां से, फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, यानी कि आपके क्वार्टर एंड से लेकर 45 दिन का समय होता है आपके पास सभी के सभी रिपोर्ट सबमिट करने का। क्लियर हो गई इतनी बात। तो आइएगा
फर्स्ट का आंसर पढ़िएगा, फर्स्ट का आंसर सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, गलत है। सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट इज रिक्वायर्ड विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ लिस्टिंग, गलत है। सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, यस। तो यानी कि फर्स्ट का आंसर सी इज करेक्ट। बढ़ सकते हैं आगे, चलिए। ये आपको कहां मिलेगा? ये आपको सभी एलओडीआर में मिलेगा। एलओडीआर, एलओडीआर की रेगुलेशन नंबर 33 होगी, वहां पे आपको मिलेगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एज पर द सेबी रेगुलेशंस? हाँ जी, अनपब्लिश यूपीएसआई क्या होता है? अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, मतलब अगर आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है एज एन इनसाइडर जो कि बाकी जनता के पास जनरल इंफॉर्मेशन नहीं है वो, और ये इंफॉर्मेशन कंपनी के शेयर प्राइस में भूचाल ला सकती है, तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन को अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक होगी इतनी बात? तो अब अगर जिन्होंने सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग में जरा सी भी वीकनेस है तो भैया मेरा वो जो कॉम्पैक्ट बैच था उसकी रिकॉर्डिंग्स मैंने डाल रखी हैं, तो प्लीज गो थ्रू कर लेना। अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वहां पे एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो कि शेयर के प्राइस में धमाका लगा सकती है? चेंज इन द फाइनेंस एंड द अकाउंटिंग, ये क्या हुआ? सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ अ इमैटेरियल सब्सिडरी, इमैटेरियल सब्सिडरी का बिजनेस चेंज हो रहा है, मुझे क्या करना है? सबमिटिंग एनुअल रिपोर्ट टू द स्टॉक एक्सचेंज, नहीं। फाइनेंशियल रिजल्ट, माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी घटना है। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब डिक्लेयर होती है, क्वार्टरली जब फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं, तो फिर क्या ये अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है? यस, पब्लिक में चली गई तो भैया पब्लिक शेयर में डीलिंग कर लेगी, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, अनिल अंबानी के ग्रुप कंपनीज के ऊपर पेनल्टी लगी सेबी के द्वारा, वो इसी कारण से तो लगी थी। किस कारण से? कंपनी फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले ग्रुप कंपनीज क्या करती थी? अपने स्टॉक ब्रोकर्स को बताकर शेयर में परचेज कर लेती थी अगर रिजल्ट अच्छा आने लगता था। तो दिस इज कॉल्ड अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो फिर विच वन इज द करेक्ट वन? सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन नंबर 2। चलिए, उसके बाद Paki Bond India Limited had the start in the quarter with the listing of its with 5 investor complaint। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक कितना था? 5 कंप्लेन का। फिर ड्यूरिंग द क्वार्टर इट रिसीव 15 न्यू कंप्लेन, परचेज मतलब नई कितनी आई? 5 + 15 20 हो गई। बाय द एंड ऑफ द क्वार्टर रिजॉल्व कर दिए 12 कंप्लेन। ओके, तो यानी कि अब कितनी इन्वेस्टर कंप्लेन पेंडिंग रह गई? ऑब्वियसली 8। बड़ी सीधी सी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, बढ़ सकते हैं आगे। चलिए, आइएगा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एज पर द सेबी एलओडीआर रेगुलेशन कंपनी मस्ट सबमिट इट्स क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट। ओके, कंप्लायंस रिपोर्ट कितने दिन में सबमिट होती है? 21 दिन फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, द क्वार्टर एंडिंग ऑन 31 March 2004, by which date should its compliance report to the BSE, मतलब किस दिन तक सबमिट करनी है? ऑब्वियसली 21 अप्रैल तक सबमिट करनी है, क्योंकि जब भी आपका क्वार्टर खत्म होता है तो क्वार्टर खत्म होने के 21 दिन के अंदर अंदर आपको सबमिट करनी पड़ती है। कहां लिखा है ये बात? रेगुलेशन नंबर 27 के अंदर है। सभी एलओडीआर रेगुलेशन 27 के अंदर ये बात लिखी हुई है कि आपको 21 डेज के अंदर अंदर ये सबमिट करना पड़ता है। आई होप कोई दिक्कत नहीं है, चल सकते हैं। चलिए, तो ये हमारा केस स्टडी नंबर था 4। अब हम आते हैं केस स्टडी नंबर 5 पर। आएगा केस स्टडी नंबर 5। केस स्टडी नंबर 5, लो जी, ल्यूमिनस। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। Is understanding of Mr. Ramesh for obtaining the prior consent for selling one of the undertaking of the company correct, considering the fact that Luminous Limited is not a private company, Luminous Limited is a public limited company। अच्छा, one of the undertaking सेल हो रही है रमेश के द्वारा। अब देख लो रमेश कहाँ है। देखो, क्वेश्चन करने का तरीका भी अभी मैं बताऊंगा, फिलहाल कि कैसे कैसे आपने शुरू करना है क्वेश्चन को। रमेश, हाँ, ये देखिएगा,
During the financial year under consideration, the board of director of the company passed a board resolution to sell one of the company's undertaking out of the multiple undertaking of the company. बहुत सारी undertaking में से एक undertaking बेच रहे हो. One of the director of the company, Ramesh, is of the view that board can exercise this power with the consent of shareholder by the way of ordinary resolution, and passing only a board resolution would not be sufficient. The other director on the board, however, did not agree with him. The investment of the company in the said undertaking, which has been proposed to sell, is 22% of the net worth as per the last audited financial year 22-23. याद करो जी, सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर ए. सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर ए क्या कहता है? कहता है जी कुछ काम ऐसे होते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकते हैं, मगर वो करने से पहले उन्हें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा मेंबर से. यानी कि काम तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा, मगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये काम कब कर सकता है? जब मेंबर उसे पहले स्टेप नंबर 1 के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके उसे अप्रूवल देगा. तो स्टेप नंबर 1 स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर दी जाएगी, और स्टेप नंबर 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये काम करेगा. ठीक हो गई इतनी बात? तो मगर कौन सा रेजोल्यूशन पास होना चाहिए? स्पेशल रेजोल्यूशन. कब? उसमें क्लॉज नंबर ए के अंदर क्या लिखा हुआ है? अगर सेल हो रही है, लीज हो रही है, या डिस्पोज ऑफ हो रहा है क्या अंडरटेकिंग 1, चाहे एक अंडरटेकिंग हो, उसका सब्सटेंशियल पोर्शन बेच रहे हो या पूरी अंडरटेकिंग, या फिर एक से ज्यादा अंडरटेकिंग हो तो सारी बेच रहे हो, या फिर सब्सटेंशियल पोर्शन बेच रहे हो. अब अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है? अंडरटेकिंग की डेफिनेशन में आता है कि अगर आप कम से कम 20% ऑफ द नेटवर्थ कॉन्स्टिट्यूट करते हो तो आप अंडरटेकिंग कहलाते हो. यस. अब यहां पे देखिएगा हुआ क्या, एक अंडरटेकिंग है या एक से ज्यादा है. कहता है वन ऑफ द कंपनीज अंडरटेकिंग आउट ऑफ द मल्टीपल अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी. बहुत सारी अंडरटेकिंग होंगी जिनमें से एक अंडरटेकिंग आप बेच रहे हो. अब अंडरटेकिंग का मतलब कब होगा? कोई भी एंटिटी, कोई भी यूनिट आपकी, कोई भी आपकी ब्रांच, कोई भी डिवीजन अंडरटेकिंग तब कहलाएगी जब वो कम से कम 20% ऑफ द नेटवर्थ होगी, तो वो अंडरटेकिंग के अंदर आपका पोर्शन बन जाएगा. ठीक है जी. तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पे कहता है 22% ऑफ द नेटवर्थ है, तो 22% ऑफ द नेटवर्थ, इसका मतलब वो अंडरटेकिंग है जो कि आप बेचने जा रहे हो, which has been proposed to sell is 22%. तो अगर सेल ऑफ द अंडरटेकिंग हो रही है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. यस. आ जाइएगा क्वेश्चन के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? इज अंडरटेकिंग ऑफ मिस्टर रमेश फॉर ऑब्टेनिंग द प्रायर कंसेंट फॉर सेलिंग वन ऑफ द अंडरटेकिंग करेक्ट कंसीडरिंग द फैक्ट. गलत कह रहा है क्योंकि वो कह रहा है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, जबकि एक्चुअल में आपको कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. नो, एज द बोर्ड कैन एक्सरसाइज दिस पावर विद द कंसेंट ऑफ द शेयर होल्डर बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड नॉट ऑन इट्स ओन सिंपली बाय पासिंग ऑफ एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. लो जी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से यहां पर बात नहीं बनती है, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन यहां पर पास करना पड़ता है. आई होप कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है एकदम. चल सकते हैं आगे. आइएगा उसके बाद आते हैं 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5th नहीं, 6th. हाँ. Whether the retiring director shall be deemed to have been reappointed at the adjourned meeting, what will be your answer in case at the adjourned meeting the resolution for reappointment of these directors were lost, whether such director can continue? Okay, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन बेस्ड हैं सेक्शन नंबर 152 सबसेक्शन 7 के ऊपर. सेक्शन नंबर 152 सबसेक्शन 7 क्या है? पहले इस क्वेश्चन में देख लेते हैं ये कहां पर यूज हुए हैं, देख लेते हैं. सेक्शन 152 सबसेक्शन 7 डीम्ड रीअपॉइंटमेंट की बात करता है. डीम्ड रीअपॉइंटमेंट. लो जी, ये पैरा पढ़ना. The company has 10 directors on its board. 3 of the directors have retired by the rotation at the AGM conducted recently. The place of the retiring director is not so filled up, and the meeting has also not expressly resolved not to fill the vacancy since the AGM could not complete the said business. It was adjourned to the same day in the next week at the same time and place. At this adjourned meeting also the place of retiring director could not be filled up, and the meeting also not expressly resolved not to fill the vacancy. इसी के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 6 पूछा उसने. क्वेश्चन नंबर 6, whether the retiring director shall be deemed to have been reappointed at the adjourned meeting. retiring director का कॉन्सेप्ट क्या होता है पहले तो ये समझिएगा. सेक्शन 152 सबसेक्शन 6. सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 क्या कहता है कि देखो जी, डायरेक्टर होते हैं दो तरीके के. एक होता है रिटायरिंग, एक होता है रोटेशनल, एक होता है नॉन रोटेशनल. रोटेशनल कितने होते हैं? रोटेशनल होते हैं जितने भी कंपनी के टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं. मैं 1 मिनट आपको एक चार्ट ही क्लियर कर देता हूं दोबारा से, 1 मिनट रुकिएगा जी.
अब हमारा एक सेक्शन है, सेक्शन 152 सबसेक्शन 6, वो क्या कहता है? 152 सबसेक्शन 6 कहता है कि देखो जी, कंपनी के जितने भी डायरेक्टर हैं, मान लीजिए टोटल डायरेक्टर हैं कितने, 15। अब इन डायरेक्टर्स को दो पार्ट्स में अपन लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है रोटेशनल कैटेगरी, रोटेशनल, अच्छा कितने होते हैं? 2/3। अब यहाँ वर्ड लिखा हुआ मिनिमम, मिनिमम का मतलब कोई भी फ्रैक्शन आएगा तो अगला नंबर लेना, ठीक है ना। 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर, 2/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर होते हैं रोटेशनल। और फिर आते हैं नॉन रोटेशनल। नॉन रोटेशनल कितने होंगे? जितने भी आपके टोटल डायरेक्टर हैं माइनस कर दो रोटेशनल डायरेक्टर, तो वो होंगे आपके नॉन रोटेशनल से। फॉर एग्जांपल 15 हैं, अगर 15 डायरेक्टर हैं तो रोटेशनल कितने होंगे? 2/3 ले लो, तो यानी कि मतलब बना 10। अब नॉन रोटेशनल कितने हुए? 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5, तो ये हो गए आपके नॉन रोटेशनल। ठीक हो गई इतनी बात। अब जितने भी रोटेशनल डायरेक्टर होते हैं ना, उनमें से 1/3 और नियरेस्ट, ध्यान रखना। अब ऊपर वर्ड लिखा हुआ है मिनिमम, मिनिमम का मतलब कोई भी फ्रैक्शन होगा तो अगला नंबर, बट यहां पे लिखा है 1/3 और नियरेस्ट। नियरेस्ट का मतलब है कि अगर मान लीजिए आपके पास फिगर आई 1.33 तो इसका मतलब होगा 1, अगर आपके पास फिगर आई 2.66 तो इसका मतलब होगा 3। समझ आ रहा है डिफरेंस? चलिए, 1/3 और नियरेस्ट जो है ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर, यानी कि 1/3 ऑफ 10 मतलब 3.33, नियरेस्ट मतलब 3। ये 3 ऐसे होंगे जो कि रिटायरिंग डायरेक्टर होंगे। क्या होंगे? रिटायरिंग डायरेक्टर। रिटायरिंग का मतलब क्या होता है कि अगर रोटेशनल डायरेक्टर है, मान लीजिए D1 से लेकर D10 तक आपके रोटेशनल डायरेक्टर हैं, तो उनमें से जो सबसे पहले आए हैं, 152 सबसेक्शन 6 कहता है कि जो सबसे पहले आए हैं वो सबसे पहले रिटायरिंग डायरेक्टर बनकर जाएंगे। सबसे पहले क्या होंगे? रिटायरिंग डायरेक्टर बनकर जाएंगे। किसके सामने जाएंगे? मेंबर्स के सामने जाएंगे। अच्छा, यानी कि सबसे पहले मान लीजिए D1, D2, D3 ये सबसे पहले अपॉइंट हुए थे, तो अब होगा क्या कि कंपनी की जो पहली AGM होगी, फर्स्ट AGM, उसके अंदर सबसे पहले कौन जाएगा? जो सबसे पहले आए थे। मतलब आपने कितने भेजने हैं? 3, क्योंकि रिटायरिंग कितने हैं? 3 डायरेक्टर हैं, तो यानी कि सबसे पहले मान लीजिए आए D1, D2, D3। फिर सेकेंड AGM में कौन कौन जाएंगे? अगले 3, मतलब D4, D5, D6। लो जी, फिर उससे अगली AGM, थर्ड AGM में कौन कौन जाएगा? अगले 3, यानी कि D7, D8, D9। ओके, फिर उसकी अगली AGM, फोर्थ AGM में कौन जाएगा? फिर घूम के आ जाओ D10। फिर अब हमने नाम क्या दिया इन्हें? ये तो है रिटायरिंग डायरेक्टर जो मेंबर के सामने जाएंगे, बट ये रिटायरिंग किस में से होंगे? रोटेशनल। रोटेशनल का मतलब जिनका क्लॉकवाइज नंबर आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। अब क्लॉकवाइज नंबर आता रहेगा तो इसका मतलब है कि अब दोबारा किसका नंबर आ गया? D1, D2। ठीक है जी। अब ये डायरेक्टर्स किसके सामने जाते हैं? रिटायरिंग बन के किसके सामने जाते हैं? ये रिटायरिंग बन के जाते हैं मेंबर्स के सामने। वहां पर मेंबर इनके भविष्य का फैसला लेते हैं कि क्या करना है। मतलब मेंबर देखते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। अगर तो मेंबर्स देखते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो मेंबर्स इन्हें क्या कर देते हैं? रीअपॉइंट, मतलब जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। यानी कि इतना अच्छा परफॉर्म किया है, रिटायरिंग डायरेक्टर बन के मेंबर के सामने आए और मेंबर ने इन्हें दोबारा से रीअपॉइंट कर दिया। ठीक है। अगर मेंबर को इनकी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई है तो मेंबर कहेंगे अच्छा चलता है, दुआओं में याद रखना, टाटा बाय बाय, यानी कि इनको रिटायर कर दिया जाएगा। परंतु इनके रिटायर होते ही ये जो इक्वेशन है ना, ये गड़बड़ हो जाएगी। कैसे इक्वेशन गड़बड़ हो जाएगी कि मान लीजिए कंपनी में 10 डायरेक्टर थे रोटेशनल, 10 की रिक्वायरमेंट थी, 10 ही आपने रोटेशनल रखे हुए थे। अब इन रोटेशनल में से एक चला गया, तो अब रिक्वायर्ड थे 10, हो गए 9। तो फिर अब रिटायरमेंट होते ही कंपनी को जरूरत पड़ेगी कि शायद एक नया अपॉइंटमेंट करना पड़े, तो फिर अपॉइंटमेंट, यानी कि ये 3 सिचुएशंस बन सकती हैं। रीअपॉइंटमेंट होगा या रिटायरमेंट होगा, और या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू डायरेक्टर्स हो सकता है हर AGM के अंदर। हाँ, हर AGM के अंदर ऐसा रंगारंग कार्यक्रम कंपनी करती ही करती रहेगी। ये बात कहाँ लिखी हुई है? ये पूरी बात लिखी हुई है कहाँ पर? 152 सबसेक्शन 6 के अंदर। 152 सबसेक्शन 6 के अंदर। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए, अब मान लीजिए 3 डायरेक्टर गए हैं। ये लो जी, ये गए हैं 3 डायरेक्टर। पहले AGM की बात करते हैं, ये 3 डायरेक्टर गए।
अच्छा, अब हुआ क्या, सबसे पहले D1 का नंबर आया। D1 का नंबर आया, मेंबर्स ने कहा भाई जाने नहीं देंगे, जाने तुझे देंगे नहीं, यानी कि मेंबर्स ने इसे रीअपॉइंट कर दिया। क्या कर दिया, रीअपॉइंटमेंट हो गया इसका, ठीक है। फिर D2 का नंबर आया, मेंबर ने कहा अगेन जाने तुझे देंगे नहीं, जाने तुझे देंगे नहीं, लो जी इसका भी हो गया, रीअपॉइंटमेंट हो गया। ओहो, अब आया D3 का नंबर, भाई साहब गाली गलौज चलने लगी दोनों तरफ से। अरे कुछ मेंबर ने कहा नहीं नहीं D3 मुर्दाबाद, कुछ ने कहा नहीं नहीं D3 जिंदाबाद। भाई साहब ऐसी सिचुएशन हो गई, ऐसी सिचुएशन हो गई कि 1000 वोट्स फेवर में आ गए और 1000 वोट्स अगेंस्ट में आ गए। अब इस सिचुएशन में हम कहते हुए हमने कॉन्सेप्ट समझा होगा कि चेयरपर्सन जो है अपना कास्टिंग वोट यूज कर सकता है, बट दोनों पक्ष चेयरपर्सन को देखें, बेटा तू अगर गया तो आज के बाद कट्टी, दूसरा पक्ष भी यही कहे कि हमारी भी कट्टी। तो अब क्या कहे, चेयरपर्सन ने कहा ऐसी तैसी कराओ, मैं वोट ही नहीं कर रहा। इस सिचुएशन को कहा जाता है कोई डिसीजन नहीं हो पाया, नो डिसीजन। अगर कोई डिसीजन नहीं हो पाया तो मीटिंग को एडजर्न कर दिया जाता है नेक्स्ट वीक, सेम डे, सेम टाइम, सेम लोकेशन, प्रोवाइडेड वो नेशनल हॉलिडे नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट वीक दोबारा मेंबर के सामने D3 को रखा गया कि बताओ जी D3 के ऊपर कुछ डिसीजन लो। भाई साहब दोबारा से कोई डिसीजन नहीं हो पाया, लड़ाई हो गई, दंगे छिड़ गए मीटिंग के अंदर, कोई डिसीजन नहीं हो पाया। लॉ कहते देखो ऐसे में बार बार तो ये कर नहीं सकता, तो इसलिए बनाया गया 152 सबसेक्शन 7 जो कहता है कि ऐसा है, अगर मान लीजिए किसी डायरेक्टर के ऊपर कोई डिसीजन नहीं हो पाया, मेंबर ने उसे हटाया तो नहीं है ना, था तो वो डायरेक्टर, हटाया तो नहीं है ना, बड़ी सीधी सी बात है। तो फिर अगर दोबारा कोई डिसीजन नहीं हुआ एडजर्न मीटिंग के अंदर भी, तो मैं मान लूंगा कि वो डीम्ड रीअपॉइंटमेंट है, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट मान लूंगा कि वो रीअपॉइंटमेंट उसका हो चुका है, क्योंकि हटाया तो नहीं किया और बंदा डायरेक्टर था, तो इसलिए इसे डीम्ड रीअपॉइंटमेंट माना जाता है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ये सारे रंगारंग कार्यक्रम होंगे कहां, एजीएम के अंदर, क्योंकि इसे हर साल करना पड़ता है, केवल एक ही तो मीटिंग होती है जो हर साल होती है, इसका मतलब कौन सी मीटिंग है वो, एजीएम। ठीक है, अब मान लीजिए कोई किसी पार्टिकुलर ईयर की एजीएम हुई नहीं, तो एजीएम कैसे होनी चाहिए, एजीएम के टाइम लिमिट दी हुई है सेक्शन 96 के अंदर, जो कहता है कि 15 महीने फ्रॉम द लास्ट मीटिंग और 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, विच एवर इज अर्लियर, जो भी डेट है उस डेट को आपको एजीएम कर लेनी चाहिए। अगर मान लीजिए एजीएम होनी थी और उस एजीएम के अंदर D1, D2, D3 रिटायरिंग डायरेक्टर थे, कंपनी बदमाश निकली, उसने एजीएम ही नहीं की, अब क्या होगा, तो लॉ कहता है कि अगर एजीएम होनी चाहिए थी बट नहीं कर रही कंपनी, तो फिर हम मान लेते हैं कि जो एजीएम की लास्ट ड्यू डेट निकलती है सेक्शन 96 के अंतर्गत, उस दिन ये डायरेक्टर रिटायर हो गए, सीधा रिटायर हो गए। अगर एजीएम लास्ट ड्यू डेट तक भी आपने नहीं की तो मान लिया जाएगा कि वो डायरेक्टर रिटायर हो चुके हैं। ये है हमारा कॉन्सेप्ट 152 सबसेक्शन 6, 152 सबसेक्शन 7। ठीक है, अब आइएगा क्वेश्चन के ऊपर। Whether the retiring director shall be deemed to have been reappointed at the adjourned meeting, adjourned meeting में भी अगर कोई डिसीजन नहीं हुआ तो आंसर इज यस। कहां लिखा है, 152 सबसेक्शन 7। ठीक है जी, आंसर आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब आपको आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है बताता हूं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है ना। व्हाट विल बी योर आंसर इन केस एट द एडजर्न मीटिंग द रेजोल्यूशन फॉर द रीअपॉइंटमेंट ऑफ दीज डायरेक्टर वर लॉस्ट। वो कहता है एडजर्न मीटिंग में डायरेक्टर का रेजोल्यूशन लॉस्ट हो गया। लॉस्ट का मतलब क्या है कि मान लीजिए रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाया, गिर गया रेजोल्यूशन। एक होता है रेजोल्यूशन पास मतलब काम हो गया, एक होता है रेजोल्यूशन नो डिसीजन कुड बी टेकन, ना यहां ना वहां, ना यहां ना वहां के केस में डीम्ड रीअपॉइंटमेंट होता है। एक होता है लॉस्ट मतलब रेजोल्यूशन गिर गया कि मेंबर ने कहा हमें ये नहीं चाहिए, तो इसका मतलब जब मेंबर ने कहा हमें ये नहीं चाहिए तो क्या डीम्ड रीअपॉइंटमेंट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 152 सबसेक्शन 7 के अंदर 4 सिनेरियो दिए हुए हैं जब डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। पहला, जब मेंबर डिस्क्वालीफाइड, जब डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाए। 152 सबसेक्शन 7 के चारों सिनेरियो देखो। जब डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाए, जब डायरेक्टर खुद कहे कि मुझे नहीं बनना भाई, खुद कहे कि मुझे नहीं बनना, वो खुद ही अपने कंसेंट देने को तैयार ना हो।
तीसरा, जब रेजोल्यूशन प्रपोज किया और रेजोल्यूशन लॉस्ट हो चुका हो। और चौथा, 162 के अंदर जब जो सिचुएशन है वहां पर ऐसा हो सकता है। तो यानी कि इन सब सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है, तो उसमें रेजोल्यूशन लॉस्ट वाली सिचुएशन यहां आ गई। तो अगेन 152 सबसेक्शन 7 के अंदर ही इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो 152 सबसेक्शन 7 के वो 4 सिनेरियो लिख के आएंगे आप। फिर वेदर सच डायरेक्टर कैन कंटिन्यू इन केस द डायरेक्टर डू नॉट कॉल द एजीएम। भाई रिटायरिंग डायरेक्टर डीम टू बी रिटायर्ड होगा, किस लिए, कब, ऑन द लास्ट ड्यू डेट ऑन विद द एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। ये बात कहां लिखी हुई है, 152 सबसेक्शन 6 के अंदर लिखी गई है। तो आपको ये तीनों सेक्शंस कोट करके वहां पर आने हैं फुर्सत के पलों में। तो आपको क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है, देखो जी, दो क्वेश्चंस आ रहे हैं यहां पर, 152 सबसेक्शन 7 और 152 सबसेक्शन 6। 152 सबसेक्शन 6 से शुरू करना, सबसेक्शन 7 तक ले जाना, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द आंसर। तो फिर वहां से शुरू करते करते आप आंसर को फिर लिखोगे बेस्ड ऑन द अबव प्रोविजन ऑफ 152 सबसेक्शन 6 एंड सबसेक्शन 7। वी में कंक्लूड केस नंबर 1 का आंसर, केस नंबर 2 का आंसर, केस नंबर 3 का आंसर। सबसे ऊपर लॉ में प्रोविजंस लिखे जाते हैं। सारा प्रोविजन लिखने के बाद नीचे केवल कंक्लूजन के अंदर डिसीजन आता है। कंक्लूजन, हर एक का कंक्लूजन मैक्सिमम कोशिश करना 2 या 3 लाइन से ज्यादा का ना जाए, क्योंकि सारा प्रोविजन आप ऊपर लिख चुके होंगे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 7 या 8 नंबर का तो कम से कम होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि आप लेंथ कितनी मैनेज करनी है आपको, जो आपकी सिंगल शीट मिलेगी, 4 नंबर के लिए सिंगल शीट होती है। अब उसी हिसाब से प्रोपोर्शन कर लो, मैं बताता हूं। मतलब 1 नंबर के लिए 25% ऑफ पेज, 2 नंबर के लिए 50, 3 नंबर के लिए 75, 4 नंबर के लिए 100% ऑफ योर शीट, सामने वाली शीट। उसके बाद अगली शीट पे तब जाना जब 4 नंबर से ऊपर का है। वैसे 7 या 8 नंबर की केस स्टडीज आने की संभावना है। चलिए जी, तो ये था हमारी केस स्टडी नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, केस स्टडी नंबर 6 के ऊपर आते हैं आप। केस स्टडी नंबर 6 आइएगा, 666, ओके। केस स्टडी नंबर 6, इकोनॉमिक सर्वे। हम एक काम करें, आज पहली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर करते हैं, और फिर अगली क्लास में ऐसे मैं अब 5-5 करके पहले खत्म कराता हूं, और जहां पे जरूरत होगा, तो आज पहली क्लास है तो 5 पे खत्म कराता हूं। शायद कल या परसों की क्लास में 10 केस स्टडीज एक साथ भी ले लूंगा, डिपेंड करेगा। और अभी हालांकि 7वीं या 8वीं नंबर की केस स्टडीज जो है, शायद 9वीं नंबर की बहुत डेप्थ में है, तो अगली क्लास लंबी हो सकती है, जो कि होगी कल। रोज क्लासें होंगी अब लगातार, 5 या 7 दिन जो भी चलेंगी ये चलेंगी, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी अगली क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए। अगेन ऑडिट का बैच अपने दोस्तों को प्लीज इन्फॉर्म कर देना, एक सेवा कार्य कर देना अपनी तरफ से, हो सके तो जो भी दोस्त जिन्होंने सेल्फ स्टडी की हो या जिन्हें ऑडिट ना समझ आया हो, उन्हें कह देना पोपली ऑडिट में आ गया है, और विद एनालिसिस होगा। जैसे हम एनालिसिस लॉ में करवाते हैं, वैसे ही एनालिसिस ऑडिट में होगा। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।